गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राम राम सभी को, राधे राधे। चलिए, तो फर्स्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है प्रारंभिक समाज या आरंभिक मानव। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। उम्मीद है लास्ट क्लास का नोट्स आप लोग प्रॉपर बना चुके होंगे, है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज क्लास हम लोग कर लेते हैं और कोशिश करेंगे, आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अगले क्लास यानी मंडे से जो क्लास होगी उसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें सीटेट के एग्जाम में जो पूछे गए सवाल होंगे उसको भी हम लोग ऐड करते हुए चले, ताकि आप जितना पढ़े हैं उसमें से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं या नहीं आते ये भी आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो सवाल भी हम लोग शामिल करेंगे ताकि लास्ट के टाइम में, लास्ट में 5 से 10 मिनट में हम लोग 5-10 सवाल जो भी आपको उस चैप्टर से आया होगा वो पूरा हम लोग देख लिया करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरंभिक मानव या आपका प्रारंभिक समाज। अगर हम लोग समाज की बात करें तो किस कोई बता सकते हैं कि समाज की शुरुआत कब हुई होगी या मानव की शुरुआत कब हुई होगी? कब से ऐसा समय हम माने कि जिस समय मानव जो है वो धरती पे शुरू हुए, या मानव के रूप में वास्तव में शुरू से आपको पढ़ाया गया होगा कि मानव जो है होमो सेपियंस थे, यानी कि शुरुआत में बंदर की तरह जंगलों में रहा करते थे। इंसान तो था नहीं कोई, तो बंदर का रूप बदलते बदलते धीरे 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 उसमें बदलाव होते गए। ठीक है, और वो इंसान के रूप में जाना जाने लगा, है ना? तो इंसान जब वो बना, वो समय कब होगा, कौन सा समय होगा जब हम कह सकते हैं कि रियल में धरती में मानव आ चुके थे? ठीक है, तो समय को लेकर जब हम लोग बात करते हैं ना तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय लेते हैं। और यहां से लेके आपको बता दें कि आप प्राचीन भारत में चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें या आप आदि मानव की बात कर लें, इसमें जो भी डेट्स और फैक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेट्स एंड फैक्ट्स हैं वो सब मैथ्स में आप पढ़ते हैं जैसा ना माना की, बस वैसे ये दो टॉपिक में आपको डेट मैक्सिमम जो है वो माना गया है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स जो है उसमें अलग अलग इतिहासकार अपने अपने हिसाब से डेट निर्धारित किए हैं। उसमें से जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से डेट एक निकल कर आया है उस डेट को मैक्सिमम जगह पे फैक्ट मान लिया गया है ना? तो अलग अलग जगहों पे डेट को लेकर अलग अलग मंतव्य भी हैं। इसलिए जब आप प्राचीन इतिहास में खास करके इसमें, है ना, आदि मानव के टाइम की बात करते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं, आदिम युग की बात करते हैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट भी लिखा हुआ मिलता है। तो डेट को लेके पहले तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दे कि कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिलने वाली है, तो उसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो जब हम लोग बात करते हैं, आपको लास्ट क्लास में भी हम बताए थे इतिहास के बारे में, है ना? तो यहाँ पे चूंकि शुरू कर रहे हैं तो फिर से शुरू करते हैं। इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना? तो आप सभी ने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि एक हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, एक मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं और एक आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन उस इतिहास की शुरुआत से पहले इतिहास को और किस किस वर्गीकरण में बांटा गया है? तो एक है सर प्राक ऐतिहासिक, एक है प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक। एक कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। और एक कौन सा है आपका सर? ऐतिहासिक, है ना? प्राक ऐतिहासिक को हम लोग क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक। ये कौन सा हो गया? प्रोटो हिस्टोरिक। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हिस्टोरिक। ठीक है, अब इस प्राक ऐतिहासिक को जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जब हम लोग प्राक ऐतिहासिक की बात करते हैं सर, तो इसमें आपका एक आता है कौन सा? पूरा पाषाण काल। कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल। ठीक, एक आता है आपका मध्य पाषाण काल। ये कौन सा हो गया? ओहो,
मध्य पाषाण काल, और एक कौन सा आता है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का ही अंतिम समय जो था, नवपाषाण काल का अंतिम का समय जो था, उसको ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पूरा पाषाण को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, इस पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने में, 3। एक को कहा गया निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा निम्न पूरा पाषाण काल। एक आपका आया मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और एक आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, है ना, उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। कौन सा आया, उच्च पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करते हैं। इस निम्न पूरा पाषाण, अलग अलग बुक में अलग अलग यहाँ पे क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट आपको मिलेगा। कहीं पे 50 लाख वर्ष पूर्व आपको मिलेगा शुरू होने का, कहीं 25 लाख वर्ष लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 20 लाख वर्ष पूर्व मिलेगा। तो अलग अलग डेट है, इसकी कंफ्यूज मत कीजिएगा डेट को लेकर, है ना। हम एक डेट यहाँ पे मान ले रहे हैं कि पूरा पाषाण की शुरुआत 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी, 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है, और 1 लाख वर्ष तक ये समय माना जाता है। ठीक है, कितना, 25 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और 1 लाख वर्ष तक ये समय पूर्व तक चला था। ठीक है, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण जो है ये 1 लाख वर्ष से लेकर, 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आपका 40,000 वर्ष पूर्व तक ये समय रहता है। कितना, 40,000 वर्ष पूर्व तक ये समय आपको देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रख लेना। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है ये 40,000 से लेकर आपका 10,000 वर्ष पूर्व तक का इसका समय है, वर्ष पूर्व तक इसका समय है। ठीक है, वहीं अगर आद्य ऐतिहासिक की यहाँ पे बात कर ले, यानी कि इसमें मध्य पाषाण काल की बात करें, तो इसका समय 10,000 वर्ष से लेकर, 10,000 वर्ष से लेकर, अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं पे 6,000 वर्ष पूर्व माना जाएगा, कहीं 4,000 तक भी इसको माना गया है ना। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वाला एक ले लेते हैं 5,000 तक, है ना, 5,000 वर्ष पूर्व तक का समय मान लेते हैं। और ये आपका नवपाषाण काल का जो समय था, ये आप 5,000 से लेकर आप 2,500 वर्ष का समय मान सकते हैं ना, 2,500 वर्ष और 5,000 वर्ष तक का समय यहाँ पे आप मान सकते हैं ना। और इसी में 2,500 वर्ष जब नवपाषाण का दौर समाप्त होता है, उसके बाद आपका शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक का दौर। आद्य ऐतिहासिक यानी कि सर सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे 2,500 से लेके 3,000 वर्ष भी आप मान सकते हैं ना, 3,000 से लेके 2,500 वर्ष तक का समय आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आद्य ऐतिहासिक अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट लिखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दौर आप कब से, तो सर 3,000 से लेकर 1,500 ईसा पूर्व का समय आप मानेंगे, है ना। 1,500 ईसा पूर्व का समय आपका क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दौर कहलाएगा। और फिर 1,500 ईसा पूर्व से लेकर, 1,500 ईसा पूर्व से लेकर आप वर्तमान समय तक का कालक्रम किसमें पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ने का काम करते हैं। यानी कि आप इसी में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। यानी शुरुआत कहां से होगा, वैदिक काल से यहाँ पे शुरुआत हो जाए। चलिए, जिनको नोट करना हो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जिनको भी नोट करना हो जल्दी से नोट कर लेंगे। अच्छा, पूरा पाषाण जिनको इंग्लिश में लिखना हो वो लिख लीजिएगा, पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं, नव पाषाण को न्यूलिथिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर इसे पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, पैलियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। ये बात आप सभी को याद करके रख लेना, पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं।
मध्य पाषाण को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पाषाण को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो याद करके रख लीजिएगा सर, इसे मेसोलिथिक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में सही है सर। वैसे भी नहीं है जिनको इंग्लिश में जरूरी हो ना, बाकी अगर कोई होंगे वैसे तो बता दीजिएगा, वर्ड्स आपको बता दी जाएंगे। ठीक है, चल उसके अलावा यहाँ पर अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए और जरूरी है आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उस तरीके से पढ़िए कि कोई बच्चा, क्योंकि आप लोग सब शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में खुद में सवाल आना चाहिए कि सर इस टर्म को अगर बच्चा हमसे सवाल पूछे तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, है ना। तो छोटा सा सवाल है, आसान सा सवाल हम पूछ रहे हैं, ठीक है, एज ए टीचर नहीं, एज ए छात्र हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं। तो प्राक ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, इसको आसान शब्दों में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। अगर आपसे हम पूछें कि प्राक ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ना, आसान सा शब्द आपसे हम पूछे हैं कि प्राक ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, बताइए, ट्राई कीजिए, बाकी तो हम बताने के लिए है ही। एक चीज और याद रखिएगा, ताम्र पाषाण काल जो था, ताम्र पाषाण काल जो लिखे हुए थे ना, सिंधु घाट, ये आपका पाषाण काल का अंतिम दौर जो था, नव पाषाण काल का, उसका अंतिम समय क्या कहलाता है? ताम्र पाषाण काल। नाम से ही पता चल रहा है कि सर पाषाण, पाषाण मतलब होता है बाबू पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर, और यहाँ पे पत्थर के साथ में क्या हो चुका है? तो सर तांबे का यूज हो चुका है। किसका? तांबे का यूज शुरू हो चुका है, यानी कि सर अब उद्योग का दौर शुरू हो गया है ना। यानी कि ये दौर जो है, इसको याद रखिएगा, इसको कैल्कोलिथिक, ध्यान से समझिएगा, कैल्कोलिथिक या इसी को चैल्कोलिथिक भी लिखा हुआ मिलेगा। कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक के नाम से इसको जाना जाता है, ताम्र पाषाण काल का। ये क्या, कौन सा दौर है? तो नव पाषाण काल का अंतिम दौर, ठीक है। किस नाम से जाना गया? ताम्र पाषाण, क्योंकि यहाँ पे तांबे का खोज हो जाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। प्राक ऐतिहासिक का सीधा सा मतलब समझिए। प्राक इतिहास का आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो इतिहास का वो कालखंड जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट इसका नहीं मिला हुआ है, केवल इसमें से जो भी साक्ष्य मिले हैं वो जो उस समय के प्रोडक्ट मिले हैं, वस्तु मिले हैं, सामान मिले हैं, उस आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पुराना सामान है, नया सामान है और बेहतर सामान है। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर कोई पूछे कि प्राक ऐतिहासिक का है तो सबसे आसान भाषा में लिखेंगे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। सिंगल लाइन में, कोई ज्यादा लंबा आपको बताने का जरूरत नहीं है, बस आसान भाषा में आपको बता देना कि प्राक ऐतिहासिक का मतलब क्या है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। आध ऐतिहासिक कैसे याद रखेंगे? आध ऐतिहासिक कैसे याद रखेंगे? तो इसको आसान भाषा में कहिएगा सर कि लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है पर कोई पढ़ नहीं सका, ना, लिखा हुआ है लेकिन कोई इसको पढ़ नहीं पाया कि रियल में इसमें लिखा हुआ क्या है, तो उसको हम लोग आधा इतिहास कहते हैं। लिखा हुआ है बट पढ़ नहीं पाए, इतिहास तो है लेकिन आधा है, ठीक। और एक हो गया आपका ऐतिहासिक, क्या लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है और पढ़ भी लिया गया है। समझ गए? बिल्कुल बताए थे लास्ट क्लास में ही। कल चूंकि क्लास नहीं हो पाए थे, इसके पीछे का रीजन ये है कि परसों शाम में ना, परसों शाम में हमारे इधर जोरदार बारिश और आंधी तूफान आया हुआ था, जिस कारण से परसों से ही लाइट नहीं थी, जिस कारण से गर्मी का दिन है तो रात भर फैन चला, लाइटें जली रही,
तो जो इन्वर्टर था ना वो भी जवाब दे दिया। तो वाईफाई चले कैसे, इस कारण से मजबूरी में कल आप लोगों की क्लास जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ी ना। चलिए बढ़े आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, देखो किताब में जो लिखा हुआ है वो तो रीड अप कर लीजिएगा, ठीक है, 8 क्लास का टॉपिक है, आप रीड तो कर लीजिएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो चीजें भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसलिए जो आपके बुक में, पहले हम बता दे रहे, जो आपके बुक में रिटन, एनसीईआरटी के बुक में जो रिटन कंटेंट है वो तो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा कंटेंट होंगे वो मैं आपको इसी तरीके से लिख के और समझा के बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इतिहास को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतिहास पढ़ने में बोरिंग लगता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप इस सब्जेक्ट में बोर नहीं होंगे मेरे साथ में, है ना। चलिए अगला अगर हम आपसे पूछें कि पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें, कौन से काल की? पाषाण काल की, यानी जो स्टोन एज है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्टोन एज। इसमें खोज तो किया गया, है ना, लेकिन दिमाग में सवाल आना चाहिए कि आखिर ये खोज का काम शुरू कब हुआ होगा, यानी कि हमने इस पर रिसर्च करना शुरू कब किया, कौन किया, कैसे शुरू हुआ, है ना। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, बताइए। आखिर ये पाषाण काल जो समय आता है इसका खोज शुरू कौन किया होगा, कब से किया होगा, है ना, आखिर उसके दिमाग में आया क्या होगा, ये हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। तो क्या होता है 1863 में, कहानी समझिए पहले। 1863 में मद्रास, मद्रास का नया नाम बताइए तो अभी, मद्रास को अभी के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ज्यादा नहीं, बस 3 से 4 क्लास और आप लोग साथ में रुकिए, उसके बाद जो मजा आएगा ना, कहेगा सर हिस्ट्री तो पहले ऐसा कहे भाई पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। और यकीन मानिए आप इधर जीएस वाले पेपर में सबसे ज्यादा स्कोर हिस्ट्री में ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मद्रास का नया नाम जल्दी से बताइए। तो मद्रास में एक जगह का नाम है जिसका नाम है पलवरम। क्या नाम है? पलवरम, ठीक है। इस पलवरम में क्या होता है, एक बहुत पुराना क्या मिलता है, तो सर एक कुल्हाड़ी मिलता है। क्या मिलता है? एक कुल्हाड़ी, हैंड एक्स मिलता है, ठीक है। और इस चीज का जो खोज करने का काम किया, है ना, इस चीज का जो खोज करने का काम किया उस व्यक्ति का नाम था, बड़ा ही अच्छे से याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है भारत में पहली बार, कहां पे? भारत में पहली बार पाषाण काल के बस्तियों और वस्तुओं की खोज की जाती है। किस काल के? पाषाण काल के बस्ती, बस्ती मतलब उस एरिया का खोज किया जाता है और इसमें मिलने वाले वस्तु की खोज की जाती है, ठीक है। ये आपको याद करके रख लेना, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। कब? 1863 में पहली बार खोज की जाती है और सबसे पहला जो वस्तु मिला था वो क्या मिला था? हैंड एक्स मिला हुआ था, ठीक है। हाथ में पकड़ के, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी आप लोग जान रहे हैं, कुल्हाड़ी जान रहे हैं ना? जान नहीं रहे होंगे, बिल्कुल। अब यूपीएससी के पेपर में सवाल पूछा गया है ना, यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम में, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, कौन थे, है ना। और इस सवाल का जवाब आपको याद करके रख लेना है क्योंकि इस व्यक्ति का पाषाण काल की खोज में सबसे बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। और ये पेशे से क्या थे? तो जियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? जियोलॉजिस्ट। और दूसरा क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। हिंदी में अगर कहें तो भूगर्भ वैज्ञानिक और आपके पुरातत्वविद, है ना। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक। और क्या थे?
पुरातत्वविद। ठीक है, क्या थे? पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये दो चीज याद करके रख लीजिए। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि मैंने प्राचीन काल के, पाषाण काल के वस्तुओं की खोज की है, वैसे ही भारत में क्या किया गया? तो सर शुरू कर दिया गया खोज का दौर, है ना? खोज का दौर शुरू हो जाता है। और ये खोज का दौर जो शुरू होता है, उसके लिए वैसा तो नहीं अपने मन से खोज शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए स्टार मार करके याद कर लीजिएगा, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता के अनुसंधान की शुरुआत कर दी जाती है। याद क्या रखिएगा, नोट करके रख लीजिए। 1863 में, 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए यहां तक अगर नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देंगे, तो आगे हम लोग यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए और बताइए, तो आगे बढ़े। चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके बता भी दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? डन, आगे बढ़ें। पीडीएफ मिल गया था लास्ट क्लास का सभी लोगों को? पीडीएफ मिल गया था या नहीं? चलिए आगे देखते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है कि जो लोग इस उपमहाद्वीप में, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। एक सवाल आ रहा है आपका, आखेटक खाद्य संग्रहक। सवाल आसान सा है कि आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है, ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। भोजन की व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए वो क्या करते थे? तो जो लोग जंगल में घूम घूम के, ठीक है, फल फूल तोड़ने का काम करें, जानवरों का मारने का काम करें, मछली चिड़िया इन सभी चीजों को पकड़ने का काम करें और अपने भोजन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहें, वैसे लोगों को हम लोग आखेटक के नाम से जाना करते थे। ठीक है, क्या कहते हैं? आखेटक के नाम से जाना करते थे। ये बात आपको याद करके रख लेना है। और आखेटक के लिए लोग जो हैं इस प्रकार के, ठीक है, नुकीले, धारदार और पत्थर से बने हुए हथियारों का उपयोग किया करते थे, है ना? किस चीज का यूज करते थे? तो पत्थर के बने हुए औजारों का यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए। ठीक है, और इस समय बहुत सारी अलग अलग चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, इतिहास के दौर से।
अब अगर हम आपसे सवाल पूछें कि ये जो हमारा पाषाण काल है, जो हमारा पाषाण काल है, उसको हम लोग तीन भाग में तो बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए? तीन भाग में बांट दिए। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अगला सवाल है आपका, इतिहास को हम लोग यहाँ पे पाषाण काल को कितने भाग में बांटे हैं? एक बांट दिए सर पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। एक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मध्य पाषाण। ये वाला पेन का कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार बता दीजिए। मध्य पाषाण। और एक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नव पाषाण में, ना किसमें? नव पाषाण के काल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरा अब अगला सवाल है आप लोगों से, है ना, मेरा सवाल है कि इस तीन कालखंड को, यानी पाषाण काल को हमने तीन कालखंड में बांट दिया, किस आधार पर? आखिर आपसे सवाल पूछा जाए, किस बेसिस पे हमने इस पाषाण काल को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में बांटने का काम किया? कोई तो रीजन रहा होगा बांटने के। क्यों? आखिर हमने क्यों इसको तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है? अगला सवाल है आपके पास। चलिए ट्राई कीजिए। सवाल है कि हमने पाषाण काल को तीन भाग में आखिर बांटा तो किस आधार पे, है ना? कॉपी पेन लेकर बैठे हुए होंगे, जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए। उपकरणों की उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को मुख्य पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है या विभाजित किया गया है। समझे? इस आधार पे तो इसमें जो भी उपकरण मिले हुए हैं, है ना, इन उपकरणों के मिलने के, उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये आपका पूरा पाषाण का उपकरण है, ये मध्य पाषाण का उपकरण है, ये नव पाषाण का उपकरण है ना? तो यहां पर आपको याद रखना है कि उपकरण जो मिले हुए हैं उस आधार पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीन अलग अलग भागों में। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है? चलिए यहाँ तक नोट हो जाए, जल्दी से एक बार बता दीजिए। आप लोगों को मेरा एक सजेशन होगा छोटा सा, लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करें तो शुरू से लेके अंत तक देखें। ठीक है? और अगर आप शुरू से लेके अंत तक नहीं देख सकते हैं तो आराम से बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखें। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अगर आप बीच में क्लास शुरू किए, 10 मिनट 15 मिनट क्लास देखें, फिर आप क्लास बंद कर दिए, ठीक है, पूरा क्लास तो आप देख नहीं पाए, वो जो आपने 15 मिनट 20 मिनट इस क्लास को दिया वो क्लास आपका बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जब आप देखना शुरू करेंगे तब फिर से शुरू कीजिएगा। उससे अच्छा है या तो प्रॉपर लाइव जुड़िए, पूरा शुरू से लेके अंत तक रहिए, नहीं तो आराम से फिर रिकॉर्डेड क्लास देखिए, पीडीएफ आपको उसमें मिला हुआ रहेगा, तो वो आपका नोट्स भी बनता हुआ चला। हाँ, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं आर्किटेक्ट के समय की या पाषाण काल के समय की, तो इसमें पत्थर के औजार मिले हैं, कहीं कहीं मिला हुआ भी है। उत्खनन में लोहे भी मिले हैं और तांबे भी मिले हैं, और तांबे के हथियार वो बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, तो अब ये तांबा की जब बात करते हैं तो ये पाषाण काल का है, लेकिन लोहा की जब हम लोग बात करते हैं तो लोहा तो पाषाण काल के टाइम पे वैसा था नहीं, है ना। ये तो आपका वैदिक काल के टाइम पे मिलता है, यानी कि कहीं जहां से भी मिला हुआ है उस जगह से कहीं पाषाण काल के साक्ष्य मिल गए, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिल गए, ठीक है, या कहीं पे आपके वैदिक काल के साक्ष्य मिल जाते हैं। और इन्हीं मिले हुए वस्तु के आधार पर ही हम उस सभ्यता और उस समय के मानव के बारे में समझ पाते हैं कि उस समय की सभ्यता और लोग कैसे थे, वो लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन बिताते थे। बाद के समय में जब हम लोग आते हैं, ठीक है, पाषाण काल के बाद में जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, कब सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन था यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, और इसी समय कांसे का यूज होता है, इसलिए कांस्य युगीन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय बड़े बड़े भवन भी बन रहे थे, बिल्डिंग भी बन रहे थे। उस आधार पे हम लोग देखते हैं कि सभ्यता जो है अपने रहने, अपने खाने, ठीक है, अपनी सभ्यता संस्कृति, इन सभी आधार पर हम लोग चीजों को और उस एरा को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पाषाण काल के बाद में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे आपके भवन पूरे के पूरे नगर बने हुए थे, पूरे के पूरे आपके यहाँ पे कह सकते हैं सर बंदरगाह विकसित थे, उद्योग विकसित हो चुके थे। जैसे आप हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को देखते हैं, यहाँ पे विशाल भवन भी आपको देखने को मिलता है। ये तो आपको आगे क्लास में विस्तार से और पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आखिर तक क्या होता है, तो अभी से लेके अगर आप 20 लाख 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व अगर आप चले जाएं, तो उस समय के लोग अपने पेट को पालने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कृषि तो करते नहीं थे, है ना, कृषि करते नहीं थे, परमानेंट उनका कोई निवास स्थान था नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, तो वहां पे सर जंगल में जो भी पेड़ पत्ते फल फूल होते थे उन सभी का सेवन कर लिए। कंद मूल जो कहते थे हम लोग, कंद और मूल कहते थे, उसका उन्होंने सेवन कर लिया। या तो वो जंगलों में जानवरों को मारने का काम करते थे, और स्टार्टिंग के टाइम पे पाषाण काल के शुरुआत में लोग क्या करते थे, तो कच्चा मांस खाया करते थे। क्या करते थे, कच्चा मांस का सेवन करते थे। पके हुए मांस का भी कहानी अभी आपको सुनाएंगे, कैसे आखिर ये लोगों ने पके हुए मांस का सेवन करना शुरू किया। तो ये लोग जानवर को मार लिए, पक्षी को मार लिए, पानी में पली हुई मछलियों को मार लिए, और उनका ये लोग सेवन किया करते थे, है ना। यानी कि पशु से लेके, पक्षी से लेके, पेड़ पौधा से लेके, फल फूल से लेके, कंदमूल, हर एक चीज का ये लोग सेवन करते थे। अब इन चीजों को निकालना है ना, पक्षी को मारना है, वैसा तो नहीं कि पक्षी को हाथ से मार दिए, है ना, जानवर को मारना है, तो उन सभी को मारने के लिए ये औजार का यूज करते थे ना। और औजार क्या होता था सॉरी, या तो लकड़ी का बना हो, या पत्थर का बना हो, या किसी जीव के हड्डी से बनाया जाता था। ठीक है, हड्डी भी नुकीली होती थी, तो जीव को मारने इनको इनके लिए क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से वो जीवों का मारने के यहाँ पे अपने भोजन के रूप में यूज किया करते थे, है ना। और ये शिकार जब एक एरिया पे गए, उस पूरे इलाके को जब उन्होंने सुनसान बना दिया, यानी पूरे जीव जो खाने लायक हैं उनको उन्होंने पूरी तरीके से उसका सेवन कर लिया, तो फिर नए भोजन की तलाश में ये लोग नई जगह पे पहुंचने का काम करते थे, और इस प्रकार से घुमंतु जीवन जी जी कर ये लोग अपना भोजन एकत्रित करने का काम करते थे। ठीक है, तो भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, चारा की तलाश में या जानवर के शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते। अलग अलग मौसम के हिसाब से भी, पानी मिले नहीं मिले, रहने में दिक्कत हो, उस आधार पर मौसम की वजह से भी ये लोग क्या करते थे, तो अपना स्थान बदलने का काम करते थे। ठीक है, और शिकार करने के लिए क्या, तो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने हुए औजार का ये लोग उपयोग किया करते थे। ठीक है, ये भी बात आपको याद करके रख लेना। अब सवाल आता है आपके दिमाग में आना चाहिए, सर पुरा स्थल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पुरा स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब आपको क्या समझ, चलिए ट्राई कीजिए। मैडम एंड सर लोग बताइए कि आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या समझते हैं।
आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या समझ में? 8वां क्लास का बच्चा आपसे पूछ रहा है कि मैडम एंड सर, आर्कियोलॉजिकल साइट यानी पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? क्या बताएंगे आप? ट्राई कीजिए, क्या समझ में आता है इसका मतलब? 2 से 3 वर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा कहानी लिखने का जरूरत नहीं है। 30 सेकंड इंतजार करते हैं, चलिए। पता है तो डायरेक्ट हाँ बोलिए, नहीं पता है तो सीधा ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो ना बोल दीजिए। नींद आ रहा है? ज्यादा कुछ मत कीजिए, इस हाथ को पकड़िए और इस कान को ऐसे पकड़िए और एक बार ऐसे घुमा दीजिए जोर से, है ना? इतना जोर से भी नहीं कि दर्द 4 दिन तक रह जाए ना। इसको पकड़िए और कान को बस एक बार घुमा दीजिए। नींद छू मंतर। चलिए, पूरा स्थल का आसान भाषा में आपको मतलब समझ आता है। पूरा स्थल वे स्थान हैं जहां पूर्व मानव गतिविधि प्रकट होती है, यानी कि पहले के इंसानों के गतिविधि, चाहे वो रह रहे हों, उनका भोजन करने का स्थान हो, या किसी भी प्रकार से जहां से आदि मानव की बात कर लें, या वैसे स्थल जहां पहले के मानव यानी आपके आने से पहले के मानव के जहां पे साक्ष्य मिलते हैं, वैसे स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जाना जाता है ना? आई बात समझ में? अब ऐसे जगह बहुत सारी हैं, जैसे आप बुर्ज होम की बात कर ले, मेहरगढ़ की बात कर लें, भीम बेटका की बात कर लें, चिरौंद की बात कर लें, ठीक है, कोल्डिहवा, मदहा, ठीक है, ऐसे ऐसे कुरनूल, ये वो फेमस स्थान हैं जहां से आपके बहुत ज्यादा, या फिर आपके दाऊजली जो हो गया, ये सभी जो आपके फेमस फेमस पूरा स्थल हैं, ये सभी के सभी स्थान आपके प्राचीन काल से लेकर अभी तक के प्रमुख साक्ष्य के नाम से जाने जाते हैं ना। और इन जगहों से प्राचीन मानव के बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे डिवाइसेस प्राप्त हुए ना। तो साइटों के भीतर घटनाओं के संभावित साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर आपकी कलाकृतियां मिलती हैं, और साथ ही साथ वनस्पति हो, जीव हो, उनसे संबंधित डीएनए की बात कर लें, या और भी जो उनके प्रमाण हैं, हड्डी वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। खुदाई से पहले या बाद में स्थलों को संरक्षित किया गया है, उसको सुरक्षित किया गया है, बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ किए बिना, ठीक है। वो सारे के सारे स्थल जहां से पूर्व मानव के, अगर आसान भाषा में कोई पूछे कि आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होता है, तो वो स्थान जहां से आदि मानव या पूर्व मानव के गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं, वो आपके पूरा स्थल के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? पूरा स्थल के नाम से जाने जाते हैं। बात करें पूरा स्थल साइट्स की, तो इसमें से आपको क्या याद रखना है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, पूरा स्थल में सबसे फेमस गुफा, है ना? जब दुनिया के लोग चलना सीख रहे थे, बोलना सीख रहे थे, उस समय के भारत के लोग जो हैं, अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर चुके थे, ठीक है। उसका नमूना आपको देखने को मिलता है भीम बेटका गुफा। कौन सा गुफा? भीम बेटका गुफा। भीम बेटका गुफा आज का नहीं है, आज से 30,000 साल पुराना गुफा है ना? कितना? 30,000 साल पुराना गुफा है। ये आपको याद करके रख ले, ठीक है। भीमबेटका गुफा की खोज जो होती है, खोज जो की गई, ये 1957-58 में की जाती है।
है ना। कब खोज किया गया सर? 1957-58 में खोज किया गया। कौन किया? कोई इंसान ही ना किया होगा अचानक गलती से। अब ये व्यक्ति खोजे नहीं थे, बल्कि गलती से भटकते भटकते उस एरिया में पहुंच गए और गलती से वो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले व्यक्ति थे। अब वो गए तो देख रहे हैं कुछ यूनिक यूनिक चीज दिख रहा है भाई। उन्होंने अपनी टीम पहुंचाई और खोजना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का नाम आपको क्या याद रखना है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ना। किसने खोज किया? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किसका खोज किया जाता है? तो भीम बेटका गुफा का यूज किया जाता है। यहां पर क्या क्या प्रमाण मिला है? तो सर पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के, है ना, क्या मिले हैं? पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं, है ना। क्या मिला है? चित्र मिला हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ में तो लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। आइए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा देंगे, है ना। मध्य प्रदेश में स्थित है रायसेन जिला में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये मौजूद है, नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी? नर्मदा नदी घाटी के किनारे में मौजूद है। भारत में है, भारत के मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कोई है क्या रायसेन जिला का या नर आपका मध्य प्रदेश से? कोई है मध्य प्रदेश वाले छात्र छात्राएं? तो यहाँ पे कितना? तो सर भोपाल से, कहां से? भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर। एक और चीज क्या याद रखेगा? तो भीम बेटका गुफा को साल 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर दिया गया है। कब? 2003 में ही शामिल कर दिया गया। और क्या याद रखिएगा? तो सर भीम बेटका से पहाड़ी जो है ना, उसमें 750 से भी अधिक जो है चट्टान की गुफाएं मिली है, जिसको कि रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जो आदि मानव थे, यानी पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के जो लोग थे, वो इस गुफा में रहा करते थे, है ना। इस गुफा में निवास किया करते थे। तो कितने? 750 से अधिक जो है वो पत्थर की गुफाएं मिली हुई है। और ये एरिया जो है थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है उसमें फैला हुआ है ना। चलिए कुछ बातें जो आपको अभी वहां ऐसे नॉर्मली लिख दिए थे, अब इसको नोट के फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं ना। भीम बेटका, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा। खोज क्या नाम है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की, है ना। कब? तो सर 1957-58 में। कब? 1957-58 में। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के 30,000 साल पुरानी गुफा चित्र मिली है। ठीक, आगे देखो। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 750 प्लस गुफा और 500 से अधिक चित्र मिले हैं ना। 500 से अधिक क्या मिला है?
चित्र मिला हुआ है, पेंटिंग मिला हुआ है, और इसमें पेंटिंग के लिए ना नेचुरल कलर का यूज किया है। नेचुरल मतलब पत्ता का रंग से यूज कर लिया गया, पत्थर को घिस के कर लिया गया, इस तरीके से प्राकृतिक रंगों का यूज किया गया था। कोई सिंथेटिक रंग उस समय तो मिलता नहीं था, है ना। अब यहाँ पे जो चित्र मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, चित्र जो मिला हुआ है वो अलग अलग चीजों के मिले हुए हैं। क्या क्या चीज का चित्र मिला हुआ है? तो यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले हुए हैं, जिसमें आपका जंगली बैल हो गया, जंगली बैल का चित्र मिला है, चीतल का चित्र मिला हुआ है, बंदर का चित्र भी मिला है, जंगली सूअर का चित्र मिला है, जंगली सूअर का चित्र मिला है, 12 सिंघा का चित्र मिला है, 12 सिंघा का चित्र मिला है, हाथी का भी चित्र मिला है, हिरन का भी चित्र मिला हुआ है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा यहाँ पे इंसानों के भी चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। के अलावा याद रखिएगा क्या मिला है सर, शिकार के दृश्य भी मिले हैं। क्या, शिकार के दृश्य भी मिले हैं। यानी कि कोई तीर लेके खड़ा है, कोई भाला लेके खड़ा है, इस तरीके के भी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला पेंटिंग अगर आपको दिख रहा हो, समझ में आए, है ना, इमेज में अगर आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पे ये वाला अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लोग यहाँ पे ये वाला में देखिए, ये देखिए यहाँ पे भाला फेंकने का प्रयास कर रहा है। आपको जूम कर, ये आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने जानवर के पे बैठ के, पालतू घोड़ा पे बैठ के, और अपने यहाँ पे शिकार करने के लिए क्या कर रहे हैं, भाला, तो कोई तीर, तो कोई धनुष, ये सब फेंकने का प्रयास कर रहा है ना। यहाँ पे अब देखिए अलग अलग जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी जानवरों के, हिरन वगैरह के पेंटिंग यहाँ पे, ये देखिए शिकार का पेंटिंग, शिकार करते हुए व्यक्ति का चित्र बनाया गया है। तो इस तरीके से वहां पे पेंटिंग्स वगैरह सारी की सारी चीजें तैयार की गई है ना, ताकि लोग जो है वो आने वाले समय में समझे कि जो हमारे प्राचीन काल के लोग भी थे वो किसी से कम नहीं थे। यहाँ पे किस किस चीज का मित्र चित्र मिला हुआ है? लोग धनुष और भाले का उपयोग करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा संगीत और नृत्य, है ना, नृत्य और संगीत उत्सव, संगीत उत्सव के भी चित्र बने हैं ना। संगीत उत्सव के भी क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। देखिए कोई इमेज में आपको ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं, ऐड नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं, ढोल बजाता हुआ वाला इमेज रह गया। तो लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो सर पूरी तरीके से, है ना, लोग पूरी तरीके से जो है वाकिफ थे एक एक चीज से। और ये यहाँ से कितना, तो सर 30,000 साल पुराना गुफा मिला हुआ है, और इसमें वनस्पति रंगों का यूज किया जा रहा था, जिस कारण से अभी के टाइम में जो पेंटिंग ओरिजिनली बनाई गई थी उसका अब समझिए कि अभी 100 साल बनाया हुआ घर नहीं चलता है, 100 साल के बाद फिर से नया घर बनाना पड़ता है। और पत्थर में बना हुआ पेंटिंग पिछले 30,000 सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो समझिए वो ज्यादा समझदार थे या अभी के लोग समझदार थे, है ना। तो ये समझने वाली और सोचने वाली बात है। अगले गुफा की अगर हम लोग बात करें तो है कुरनूल गुफा। कोई बता पाएंगे ये कुरनूल गुफा कहाँ मौजूद होगा? कुरनूल गुफा कहाँ मौजूद होगा, कोई बता सकते हैं? बोलेगा सर रुकिए ना, गूगल करके बता रहे हैं, क्या दिक्कत। ध्यान से समझिए, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले। राख मतलब समझ रहे हैं ना, राख का मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं? हाँ या नाम बता दीजिए। तो राख के अवशेष मिले हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ पे प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। राख मतलब सर आग के जलने के बाद जो अवशेष बनता है ना, क्या,
आग के जलने के बाद जो अवशेष बनता है, चाहे आप लकड़ी जलाइए या कोयला जलाइए, उसका जो अवशेष बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राख कहते हैं, राख, है ना। तो राख जो है वो आग जलाया गया किस लिए, तो सर लाइट के लिए, मांस पकाने के लिए, ठीक है, या आग जला के जानवरों को अपने से दूर किया जाता था। आग से जानवर डरते थे, है ना, तो जिस कारण से वो लोग आग से क्या होते थे, दूर भागते थे। तो उस गुफा में, अब आपको पता है कि लोग उस समय या तो पेड़ पर रहते थे, नहीं तो गुफा में रहते थे। घर तो होता नहीं था आपका, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण तक में वो घर तो बनाते नहीं थे, या तो पेड़ पे रहते थे जानवर से बचने के लिए, नहीं तो गुफा में रहते थे। और गुफा के एंट्री गेट पे ही वो लोग आग जलाने का काम, चाहे मांस पकाना हो, चाहे भोजन पकाना हो, या फिर उनको जानवर को अपने से दूर रखना हो, या लाइट चाहिए हो, या सबसे बड़ा कारण ठंड से बचना हो ना, तो ठंड से बचने के लिए भी आग का यूज किया जाता है। ठीक, तो समय के साथ में क्या होता है, मौसम में बदलाव होना शुरू होता है, और 12,000 साल पहले जो है जलवायु परिवर्तन शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, तो सर घास उगने ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। और जब घास उगना शुरू होता है तो जानवरों की संख्या भी ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाती है। जिससे क्या होता है, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। और लोग अब इन जानवरों का सेवन करने लगते हैं, शिकार करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं, और मछली भी इनका भोजन का एक मुख्य स्रोत बन जाता है। ठीक है, आइए पहले कुरनूल के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, उसके बाद आगे की ओर हम लोग मूव, है ना। कुरनूल, पीछे में पेज खाली था क्या, चलिए इसके बारे में, कुरनूल गुफा, चलिए जल्दी से बताइए, सबसे पहले कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है, ये जल्दी से बताइए। कुरनूल गुफा कहाँ मौजूद है, ये जल्दी से कमेंट कीजिए। जवाब आना चाहिए सर, आंध्र प्रदेश। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी जल्दी से कमेंट कीजिए। आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है वो बताइए। 1884 में, कब, 1884 ईस्वी में ब्रिटिश मूल के भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक यानी भौगोलिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, पुरातत्वविद, नाम वही, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ने कुरनूल गुफा की खोज की। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजधानी तेलंगाना। खतरनाक, तेलंगाना राजधानी है या अलग राज्य है, बताइए। तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद, नामा मियाँ वाला, है ना। और आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती। तो लग रहा है राजधानी भी याद करवाना पड़ेगा तब, कोई बात नहीं, है ना। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है आपका, है ना, 1884 ईस्वी में ब्रिटिश मूल के जो आपके भूगर्भिक वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कुरनूल गुफा का खोज किया जाता है। ये आपको याद करके रख लेना। आगे क्या ध्यान दीजिएगा, कुरनूल गुफा, जिसे एक और नाम याद रखिएगा, बेल्लम गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध
पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण तक है। स्टार मार करके ये नोट लिख लीजिएगा और होमवर्क भी आपको दे रहे हैं अभी, है ना। यह भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी गुफा है। तो होमवर्क है आपका, क्लास खत्म होने के बाद आप कल की क्लास में बताएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी गुफा कौन सी है। अच्छा, एक टर्म आया भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या समझ में आता है? भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या समझ में आता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की ये क्या है? दूसरी सबसे लंबी गुफा है। ये होमवर्क लिख लीजिए। तो पहला कौन है ना। आगे यहां पे आपको क्या याद रखना है? पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस गुफा से 4500 ईसा पूर्व के बर्तनों के अवशेष मिले हैं ना। कितना? 4500 ईसा पूर्व के बर्तन के अवशेष यहां से मिला हुआ है। कहां से? कुरनूल गुफा से सर, है ना। ये बात आप सभी को याद करके रख लेनी है। छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैक्सिमम लोग इन सभी चीजों को क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को बताइए? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से नोट कर लीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत? नोट चाहे तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। तक हम पानी पी लेते हैं आराम से। कोई बताए नहीं तो चलिए दो सवाल आपके लिए छोड़े चलते हैं ना। पहला सवाल क्या है? सबसे लंबा गुफा कौन सा है और भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? ये दो सवाल कल हम आपसे क्लास शुरू होने से पहले पूछेंगे। कल तो चूंकि संडे है ना, संडे। मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। तो मंडे को पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, और दूसरा सवाल क्या है? सबसे लंबी गुफा, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी गुफा क्या है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 और इसका पीडीएफ भी आपको मंडे को ही मिलेगा, क्योंकि क्लास पूरी हो नहीं पाई है ना। तो ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट परसों हम करते हैं और उसके बाद पीडीएफ इसका एक साथ में ही आज के क्लास का और नेक्स्ट क्लास का आपको अटैच करके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और सेशन कैसा लगे जरूर आप लोग बताइएगा। कुछ और आपको सुधार चाहिए, कुछ और डिटेल कंटेंट चाहिए, या इससे कम डिटेल में चाहिए, वो जो भी आपका सजेशन होगा वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चीजें बेहतर तरीके से समझ के पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। और जब आप पढ़ाएं तो सामने वाले को ये नहीं लगे कि नींद आ रहा है। अब से पहले तक हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो क्लास में आपको नींद आता होगा, लेकिन नींद नहीं आना चाहिए, ये खासियत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ें ऐसे और पढ़ाएं ऐसे कि सामने वाले को मजा आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और